हेलो फ्रेंड्स, 29 मार्च की न्यूज आइटम्स देख लेते हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर से ये 11 न्यूज आइटम्स पिकअप की गई है, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहली न्यूज आइटम है स्टेट्स गेट वार्निंग टू ब्रेस फॉर हीट वेव्स। तो ये इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये दोनों बॉडीज ने स्टेट्स को कहा है कि जो हीट वेव एक्शन प्लान डेवलप किए गए उनको इम्प्लीमेंट किया जाए। तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स है कि अगर हीट वेव्स होते हैं तो क्या स्टेप्स लेने चाहिए, तो स्टेट गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट करने हैं। तो कम्युनिकेट करना चाहिए सबसे पहले हीट वेव्स के बारे में, फर्स्ट एड एंश्योर करना चाहिए, समर वेकेशन जो है स्कूल्स के उनको जल्दी करना चाहिए। इवन लेबरर्स जो MGNREGA स्कीम्स के अंदर एम्प्लॉय किए जाते हैं, काम दिया जाता है जिनको, उनमें ध्यान रखा जाए कि उनको थोड़े टाइम जो दिन का होता है दोपहर का ऐसे प्रोमिनेंट टाइम, उन टाइम्स में उनको काम नहीं दिया जाए। तो ये सब एक्शन प्लान है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स है जो उनको फॉलो करने होते हैं। तो वही यहाँ पे एम्फेसाइज किया जा रहा है कि स्टेट्स को ये फॉलो करना चाहिए, क्योंकि हीट वेव्स की वजह से काफी डेथ्स भी हुए कंट्री में। तो एनडीए में ये हाईलाइट भी कर रहे हैं कि हीट वेव्स की वजह से 22,562 डेथ्स हो चुके हैं 1992 से 2015 के बीच में। इवन 2015 में काफी हाई था, 2040 डेथ्स हुई थी, लेकिन पिछले साल इसको काफी कम हो गया, ये अराउंड हाफ से रिड्यूस हो गया, 1111 डेथ्स रिपोर्ट की गई थी। तो ये 2016 से इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी हीट वेव्स का फोरकास्ट भी देता है। तो यही है, जब हीट वेव फोरकास्ट दिए जा रहे हैं पिछले साल से, तो अब स्टेट्स को एक्शन प्लान इंप्लीमेंट करना चाहिए ताकि ये ध्यान रखा जाए कि हीट वेव की वजह से डेथ्स काफी सिग्निफिकेंटली हम रिड्यूस कर सके। और हीट वेव्स को भी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने क्लियरली डिफाइन भी किया है। ये 1 मार्च को हमने ये देखा भी था कि न्यूज के कैसे लेक्सिकन ये दिया गया है कि हीट वेव्स को डिफाइन करके कहा गया है कि ये हीट वेव क्या होता है, टेम्परेचर ग्रेटर देन 4.5 डिग्री सेल्सियस अबव नॉर्मल, अबव व्हाट इज यूजुअल, तो तब हीट वेव है ऐसे कहा जाता है। तो यही है, अगर हीट वेव है क्लियरली डिफाइन किया गया, आईएमडी ने फोरकास्ट भी किया है, इवन अबव नॉर्मल टेम्परेचर्स ये समर सीजन के लिए ऑलरेडी थोड़े स्टेट्स में फोरकास्ट किया गया है। तो इसीलिए स्टेप्स लेना अब जरूरी है। तो टेम्परेचर्स इंक्रीज तो हो ही रहे, पिछले साल भी 1901 से ये सेकेंड वार्मेस्ट ईयर था। 2016 समर मंथ्स काफी टेम्परेचर्स हाई हुए थे, तो अभी ये हाई टेम्परेचर्स अभी भी हो गए, और ये थर्ड कॉन्सिक्यूटिव ईयर है वीक मानसून्स का, तो उस वजह से ये सिचुएशन एग्रेवेट भी हो जाती है। तो इसीलिए यहाँ ये सब इफेक्ट्स भी बताए गए कि हीट स्ट्रोक जो होता है तो डेथ हो जाती है हाइपोथर्मिया की वजह से, यहाँ पे सॉल्ट और इलेक्ट्रोलाइट डिप्लीट हो जाता है बॉडी में, तो हीट क्रैम्प्स वगैरह होते हैं, डेथ्स होती है। तो ये स्टेप्स बताए गए कि क्या करना चाहिए। तो ये जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर, वार्निंग सिस्टम सबसे पहले होना चाहिए, पीपल को रिहाइड्रेट रखने के लिए स्टेप्स लेना चाहिए कि ओरल रिहाइड्रेशन सप्लीमेंट्स दे रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे, ट्रीटमेंट हॉस्पिटल्स में इंश्योर किया जाना चाहिए कि स्ट्रोक रूम्स हो, और एडमिनिस्ट्रेशन को भी यहाँ पे लोकल लेवल पे सर्टिफाई करना चाहिए डेथ्स ड्यू टू सनस्ट्रोक्स भी ये एक्नॉलेज करना चाहिए। तो ये सारा। फिर अगला न्यूज आइटम है रिक्वेस्ट म्यांमार टू ड्रॉप बॉर्डर फेंसिंग प्रोजेक्ट। तो ये नागालैंड लेजिस्लेटिव असेंबली ने रेजोल्यूशन पास किया कि सेंटर म्यांमार गवर्नमेंट को कहे कि वो अपना इंडो म्यांमार बॉर्डर फेंसिंग प्रोजेक्ट परमानेंटली एंड कर दे नागालैंड में। और ये वो क्यों चाहते हैं, क्योंकि नागा पॉपुलेशन दोनों साइड पे, नागालैंड और म्यांमार साइड पे, तो इनके क्लोज रिलेशन है, फ्रेटर्नल रिलेशन है, तो वो अफेक्ट हो गया अगर बॉर्डर फेंसिंग किया जाएगा तो इसीलिए ये डिमांड किया जा रहा है। तो ये इंडो म्यांमार बॉर्डर भी आपको पता होना चाहिए। तो म्यांमार का बॉर्डर इंडियन स्टेट जो है वो है मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, ये 4 इंडियन स्टेट्स के साथ म्यांमार का बॉर्डर है। फिर अगला न्यूज आइटम है कांट अपॉइंट लोकपाल फॉर नाउ, सेंटर टेल्स सुप्रीम कोर्ट। तो ये लोकपाल जो है ये एंटी करप्शन बॉडी है, इसको ओम्बुड्समैन कहा जाता है। तो ये ओम्बुड्समैन एक स्वीडिश स्कैंडिनेवियन टर्म है, तो ये स्वीडन में एक्चुअली 1809 में मॉडर्न ऐसा ओम्बुड्समैन बनाया गया। इसका मतलब क्या होता है, एक अथॉरिटी जो सारे कंप्लेंट्स के ऊपर वर्क करेगी, कोई भी पब्लिक ऑफिशियल, पब्लिक फंक्शनरी के अगेंस्ट कोई कंप्लेंट्स है तो इनके पास जाएगी और वो इनके ऊपर इन्वेस्टिगेट करके एक्शन लेंगे। तो मतलब सारे मिनिस्टर्स, सारे सिविल सर्वेंट्स लोकपाल के जुरिस्डिक्शन में आएंगे। इवन प्राइम मिनिस्टर, जो लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट पास किया गया 2013 का, ये इसके अंदर प्राइम मिनिस्टर के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस है, पर ही आल्सो इज अंडर द पर्व्यू ऑफ लोकपाल, उनके ऊपर भी रेगुलेशन लोकपाल कर सकते हैं। लेकिन ये लोकपाल बॉडी अब तक अपॉइंट ही नहीं हुई है, मतलब 2013 दिसंबर 2013 में पास हुआ था, जैन 2014 से एनफोर्स हो गया, लेकिन अब तक लोकपाल नहीं बनाया गया।
और ये सुप्रीम कोर्ट ने जब क्वेश्चन किया है तो गवर्नमेंट ये कह रही है कि लोकपाल अपॉइंटमेंट कमेटी जो है, सिलेक्शन कमेटी है, हाई पावर लोकपाल सिलेक्शन कमेटी, उसमें 5 मेंबर्स है। प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा स्पीकर, एलओपी मतलब लीडर ऑफ द अपोजिशन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट जज और एक एमिनेंट जज। तो यहाँ लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है वो 16th लोकसभा में, प्रेजेंट लोकसभा में रिकॉग्नाइज नहीं। तो लीडर ऑफ द अपोजिशन रिकॉग्नाइज वो होता है जो पॉलिटिकल पार्टी के पास सिंगल लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है और उसके पास एटलीस्ट 10% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, इतनी सीट्स हो, मतलब कि एटलीस्ट 10% सीट्स हो। तो ऐसी पार्टी नहीं है लोकसभा में प्रेजेंटली। तो इस वजह से लीडर ऑफ द अपोजिशन वो कह रहे हैं कि कोई रिकॉग्नाइज ही नहीं हो सकता है, इसीलिए सिलेक्शन कमेटी नहीं बन सकती, इसलिए लोकपाल नहीं अपॉइंट किया जा रहा है। तो वो कह रही है, गवर्नमेंट कह रही है कि लोकपाल अमेंडमेंट एक्ट पास किया जाएगा, तो प्रेजेंट पेंडिंग है, प्रेजेंट मानसून सेशन में अगर पास हो गया, पार्लियामेंट इसे पास कर लेती है, तो लीडर ऑफ द अपोजिशन को रिप्लेस करके हम ये लिख देंगे, सब्स्टिट्यूट करके लीडर ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी इन लोकसभा, और फिर सिलेक्शन कमेटी बन सकता है, फिर लोकपाल अपॉइंट किया जाए। तो ये कहा जा रहा है। लोकपाल एंड लोकायुक्ता, लोकायुक्ता वही बॉडी है स्टेट लेवल पे, तो स्टेट्स को भी ये एक्ट पास करना है लोकायुक्ता एस्टैब्लिश करने के लिए। तो ये लोकपाल एंड लोकायुक्ता एक्ट है। और ये अमेंडमेंट में और भी प्रोविजंस है, क्योंकि ये एक्ट के अंदर, लोकपाल एंड लोकायुक्ता एक्ट 2013 के अंदर सारे जो सिविल सर्वेंट्स है, पब्लिक सर्वेंट्स है, उनको एसेट्स डिक्लेयर करना होता है। तो डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स उसके अंदर है कि आप हर साल 31 मार्च या जुलाई 31 तक कर ले, पर इसको अब तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया और उसको एक्सटेंशन दिया जा रहा है, और अभी इस अमेंडमेंट में फिर से उनको एक्सटेंशन दिया जा रहा है। तो वही है, इम्प्लीमेंट करने में हेजिटेशन है। तो ये वही इसके बारे में। और जो है, जो डिफेंस में है, जो एडवोकेट मिस्टर प्रशांत भूषण, वो कह रहे हैं कि लीडर ऑफ द अपोजिशन एक बहाना है, क्योंकि ऑलरेडी सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी लीडर यूज किया जाता है बाकी जो सिलेक्शन कमिटीज होती है, सीवीसी के लिए, सीबीआई चीफ के लिए, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर के लिए, तो वहां यूज किया जाता है। तो लोकपाल में ये लाने में इतना डिले क्यों हो रहा है, तो वही वो क्वेश्चन कर रहे हैं। और लोकपाल बिल पास करने के लिए अब से 8 टाइम अटेम्प्ट्स किए गए हैं, और फाइनली 2013 में ये बिल पास हुआ है। 1960 से अटेम्प्ट्स चालू है। तो फर्स्ट टाइम प्लान किया गया था कि लोकपाल बनाया जाए ऐसे। 1966 में फर्स्ट एआरसी ने रिकमेंड किया, सेकंड एआरसी ने 2005 में भी रिकमेंड किया, कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने भी 2002 में रिकमेंड किया था कि लोकपाल और लोकायुक्त बनाया जाए। फिर 1968 से 2011 आप देख सकते हैं 8 टाइम अटेम्प्ट किया गया, पर पास ही नहीं हुआ लोकपाल बिल। फाइनली 2013 में अन्ना हजारे जी ने भी इतना प्रोटेस्ट किया, फास्ट किया, फाइनली लोकपाल एंड लोकायुक्ता बिल पास हुआ। और इवन लोकपाल के लिए प्रीवियस गवर्नमेंट 2014 से इंप्लीमेंट हुआ है, तो तब प्रीवियस गवर्नमेंट ने भी अटेम्प्ट्स किए लोकपाल बनाने के लिए। तो सर्च कमेटी होती है, पहले सर्च कमेटी बनेगी, वो जो नाम रिकमेंड करेंगे वो ये सिलेक्शन कमेटी जो है, हाई पावर सिलेक्शन कमेटी, वो उनको देखेगी। तो सर्च कमेटी बनाने में भी उनको दिक्कतें आई, मेंबर्स पीपल वर नॉट रेडी कि वो इस सर्च कमेटी का पार्ट भी नहीं बनना चाहते थे, तो काफी सारे इनको अपोजिशन आए। और लोकपाल जो पैनल है लोकपाल, उसके अंदर 8 मेंबर्स हो गए, चेयरपर्सन एंड 8 मेंबर्स, तो 4 जुडिशियल हो गए, मतलब जजेस साइड से, जुडिशरी साइड से, और फॉर्मर जजेस मतलब, और 4 नॉन जुडिशियल हो गए। तो ये है। और जुडिशरी इज नॉट इन द अंडर द पर्व्यू ऑफ लोकपाल। और जो अमेंडमेंट्स प्रपोज किए गए वो यही है। तो एनजीओ जिनको फॉरेन फंडिंग मिल रहा है, 10 लाख से ज्यादा डोनेशन मिल रहा है एक साल में, वो भी लोकपाल के अंदर आते हैं। और ये सारे भी प्रोविजंस है। तो यहाँ पे उनमें चेंजेस भी लाया जा रहा है कि गवर्नमेंट की अंडर कौन सी आएगी। तो अगर दे आर फंडेड बाय गवर्नमेंट, प्राइवेट एंटिटी है जिनका एनुअल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है और गवर्नमेंट से फंडेड है, वो भी लोकपाल के अंदर आएगी अभी। फिर अगला न्यूज आइटम है आर्मी चीफ टू बी ऑनर्ड इन नेपाल। तो इंडियन आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत अभी नेपाल विजिट करेंगे, बांग्लादेश और नेपाल। तो नेपाल में उनको ये टाइटल दिया जाएगा, ऑनररी जनरल ऑफ द नेपालीज आर्मी। और नेपाल के चीफ जब आर्मी चीफ जब आए थे, नेपालीज आर्मी चीफ, उनको भी यही टाइटल दिया गया था, ऑनररी जनरल ऑफ इंडियन आर्मी, रेसिप्रोकल। तो ये हम 1969 से कर रहे, रेगुलरली अनइंटरप्टेड ये चल रहा है कि ऑनररी ऐसे टाइटल्स दिए जाते हैं एक दूसरे के आर्मी चीफ को। तो इंडिया नेपाल रिलेशंस काफी क्लोज है, ओपन बॉर्डर्स है, तो ये भी इसका एक एग्जाम्पल है रिलेशंस के ऊपर। फिर अगला न्यूज आइटम है स्टेटलेस देन लॉलेस नाउ। तो ये जो है, ये इंडिया बांग्लादेश के बीच में जो लैंड बाउंड्री अग्रीमेंट हुआ था,
तो वो इम्प्लीमेंट भी किया गया जुलाई 2015 में, तो उसकी वजह से जो इफेक्ट आ रहा है उसके ऊपर है। तो लैंड बाउंड्री अग्रीमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि हमने पहले भी कई बार डिस्कस किया है कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ये एनक्लेव्स थे। मतलब कि एनक्लेव मतलब जैसे एक आइलैंड होता है, आइलैंड पानी से सराउंडेड होता है, ये आइलैंड नहीं, ये एनक्लेव्स है, ये दूसरी कंट्री से सराउंडेड है। तो ये आप देख सकते हैं, ब्लू है जो इंडियन एनक्लेव्स है जो बांग्लादेश में, और ये ग्रीन जो है बांग्लादेशी एनक्लेव्स है जो इंडिया में। तो एनक्लेव्स कंप्लीटली सराउंडेड बाय अदर कंट्री है, तो ये इंडिया का पार्ट है लेकिन बांग्लादेश के अंदर, और ये बांग्लादेश का पार्ट है पर ऑल अराउंड ये इंडिया के अंदर है कंप्लीटली। तो ये ऐसे क्यों था? क्योंकि उन दिनों में जो महाराजास थे यहाँ, वो महाराजास जब गेम्स खेलते थे, बेट करते थे, ये ऐसे अंदाजा लग, ये मतलब ऐसे हिस्ट्री में है ऐसे कि वो ये लैंड को बेट पे डालते थे, और जब वो हार जाते थे तो ये लैंड वो दूसरी कंट्री का पार्ट हो जाता था। और ऐसे ही नहीं, इसके अंदर सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर एनक्लेव्स ही, मतलब इस रीजन का एक हिस्सा फिर अगर फिर से बेट किया और हार गया तो वो फिर से जिस कंट्री का था, जिस महाराजा का था, उनको मिल गया। तो इस ये बांग्लादेश में इंडिया का पार्ट है, और इंडिया के पार्ट में और फिर बांग्लादेश का पार्ट है। तो ऐसे करके एनक्लेव्स थे ये सारे। तो यहाँ पे जो लोग रहते थे वो इंडिया उनको गवर्न नहीं कर पाती थी, तो ना वो इंडियंस थे ना वो बांग्लादेशी थे, तो इसीलिए उनको कहा जा रहा है वो स्टेटलेस थे, कोई कंट्री के मेंबर्स नहीं थे। तो अब ये बांग्लादेश इंडिया बांग्लादेश लैंड बाउंड्री अग्रीमेंट किया गया फाइनलाइज। इसके अंदर 51 बांग्लादेशी एनक्लेव जो इंडिया में थी वो इंडिया को ही मिल गई, और जो 151 इंडियन एनक्लेव्स थे बांग्लादेश में वो ट्रांसफर की गई। तो ये ट्रांसफर हो गया, उस इसको जुलाई 2015 में इम्प्लीमेंट किया गया। तो अब तब ये भी ऑप्शन दिया गया कि जो बांग्लादेशी है यहाँ पे, वो चाहे तो वो बांग्लादेश में फिर से, मतलब ये लैंड बांग्लादेश का है और यहाँ पे रहने वाले एक्चुअली बांग्लादेशी कहे जाते हैं, लेकिन वो इंडिया का पार्ट बन गया। तो ये जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं उनको यहीं पे रहना है कि उनको बांग्लादेश जाना है, तो वो डिसाइड करे। तो कोई भी बांग्लादेश वापस नहीं गया, सब इंडिया में ही रहना चाहते थे। और जो यहाँ पे एनक्लेव्स थी तो वो बांग्लादेश को मिल गई, तो यहाँ पे जो लोग थे वो इंडिया आ गए, उनको इंडिया में आना था। तो 920 ऐसे लोग थे जो अराउंड 201 फैमिलीज के मेंबर्स, ये सब इंडिया में आ गए और वो यहाँ पे कैंप्स में रह रहे हैं। ये देखो मेखलीगंज कैंप, हल्दीबारी कैंप, ये सारे कैंप्स है, यहाँ पे वो रह रहे। तो अब उनको लैंड देना है, तो ये है स्टेटलेस देन लैंडलेस नाउ। तो अब वो उनको एक्चुअली रिहेबिलिटेट करने को गवर्नमेंट ने अपार्टमेंट्स उनको अलोकेट करने का प्लान लाया है। तो वो कहते हैं कि हमको अपार्टमेंट्स नहीं चाहिए, हमको लैंड का पीस दो, स्मॉल पीस ऑफ लैंड दो, हम अपना हाउस उस पर कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। तो वो ये उनका डिमांड है। तो वही वो कह रहे हैं कि रिपोर्ट्स है कि 22 करोड़ स्पेंड किया जाएगा रिहेबिलिटेशन पे, ये हमारी फैमिलीज के लिए। तो अराउंड 10 लाख फॉर फैमिली आता है। तो इसमें हम कोई थोड़ा अगर इंटीरियर हिंटरलैंड में भी अगर एक स्मॉल थोड़ा लैंड मिल जाता है तो हम अपना रूरल हाउस वहां बना लेंगे। तो ये उनका डिमांड है। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने कहा कि अगर वो इंटीरियर लोकेशन एक्सेप्ट करते हैं तो ये पॉसिबल भी है। तो अब गवर्नमेंट क्या स्टेप लेती है वो हम देखेंगे। तो ये उस बारे में, ये लैंड बाउंड्री अग्रीमेंट और जो एनक्लेव्स स्वैप हुए थे उसके बारे में, और ये जो स्टेट्स है जहाँ पे ये एनक्लेव्स थे, वेस्ट बंगाल, मेघालय और त्रिपुरा। फिर अगला न्यूज आइटम है सेंटर में एक्सपांड सोशल सिक्योरिटी नेट। तो ये एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ है, वो अब रिकमेंड कर रही है कि सोशल सिक्योरिटी नेट जो है वो ये वॉलंटियर्स जो फंक्शन करते हैं सारी स्कीम्स के अंदर, उनको भी ये मिलना चाहिए। तो आंगनवाड़ी वर्कर्स है, मिड डे मील वर्कर्स है, आशा जो एनआरएचएम नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंदर फंक्शन करती है, ये एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, इन सबको भी सोशल सिक्योरिटी मैंडेटरी किया जाना चाहिए। इनके लिए कॉन्ट्रीब्यूटरी रेट कम करना चाहिए। तो 12% कॉन्ट्रीब्यूशन होता है ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए, तो इनके लिए 10% कॉन्ट्रीब्यूशन लाना चाहिए। तो ये प्रपोजल ईपीएफओ लेबर मिनिस्ट्री को दे रही है। तो जो सोशल प्रोविडेंट फंड के अंदर ये आते हैं सोशल सिक्योरिटी में, तो गवर्नमेंट भी उनके लिए प्रोविजन करती है। तो यही है, इनके लिए अभी मैंडेटरी नहीं है। और सेंट्रल गवर्नमेंट को ये भी प्रपोजल दिया गया है कि जो वेज सीलिंग है सोशल सिक्योरिटी कवरेज के लिए फिलहाल 15,000 अ मंथ है, तो इसको इंक्रीज करके 25,000 अ मंथ किया जाए, ताकि और वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी प्रोविडेंट फंड के नेट में आए। तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑप्शनल है जिनका ज्यादा इनकम है, मतलब 15,000 से ज्यादा है, तो इनको मैंडेटरी करना चाहिए। मतलब अगर वो ईपीएफओ के अंदर आएंगे तो गवर्नमेंट भी उनके लिए कंट्रीब्यूट करती है 1.16% ऑफ द एम्प्लॉय सैलरी, ये सब्सिडी उनको गवर्नमेंट से मिलती है। तो ऑफकोर्स गवर्नमेंट का बर्डन बढ़ेगा, पर इससे सोशल सिक्योरिटी नेट इंक्रीज होगा, वो मेन पर्पस वो टारगेट कर रहे हैं। तो पहले भी ये वेज सीलिंग इंक्रीज किया गया था, सितंबर 2014 में 15,000 किया गया था, उससे पहले ये 6,500 सीलिंग था। तो ये प्रोविजंस
लाया गया है, रिकमेंड किया जा रहा है गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। फिर अगला न्यूज आइटम है क्वालिटी चेक्स नाउ फॉर कोल इंडियाज नॉन रेगुलेटेड बायर्स। तो कोल इंडिया लिमिटेड जो है वो कोल मोनोपोली है ऑलमोस्ट कंट्री में, तो इनकी सब्सिडियरीज भी है। तो ये कंपनीज, इसके ऊपर अभी रिसेंटली हमने कैग का भी रिपोर्ट डिस्कस किया था कि एक तो क्वालिटी ऑफ कोल पे इश्यूज रेज किए गए थे, और इवन अलोकेशन जो हो रहा है कि कोल अलोकेशन अगर प्राइवेट सेक्टर को किया जा रहा है कि पब्लिक सेक्टर को, इवन ओल्ड कंपनी है कि न्यू कंपनी, उस बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा था। तो ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, तो उसके ऊपर एक्शन, मतलब उसको हाईलाइट किया गया था इन रिपोर्ट्स में। तो अब कोल इंडिया लिमिटेड ने क्वालिटी पे एम्फोसिस डाल के उन्होंने कहा है कि कोल सप्लाईज जो होते हैं थर्ड पार्टी के थ्रू नॉन रेगुलेटेड सेक्टर्स के लिए, नॉन रेगुलेटेड सेक्टर्स है सीमेंट, स्टील एक्सेट्रा, तो इन सब सेक्टर्स के लिए अगर कोल सप्लाई हो रहा है तो यहाँ IIT जो धानबाद पे इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धानबाद है वो भी IIT बन गई है वो, और क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ये उसकी क्वालिटी वैलिडेट करेंगे। और रेगुलेटेड सेक्टर के लिए ऑलरेडी अगस्त 2016 में ट्राइपार्टाइट अग्रीमेंट हुआ है। कोल कंपनीज, रेगुलेटेड सेक्टर्स, ये जो पावर, फर्टिलाइजर और डिफेंस, ये 3 रेगुलेटेड सेक्टर्स, और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च, तो ये थर्ड पार्टी सैम्पलिंग करते हैं। तो ये, और नॉन रेगुलेटेड सेक्टर्स को 20 का कोल कंजम्पशन 20% है, तो ये है। फिर अगला न्यूज आइटम है बिटकॉइंस नॉट ऑथराइज्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये बिटकॉइंस जो है ये वर्चुअल करेंसीज है, तो ये RBI ने कई बार वार्निंग दी है कि हम इसको ऑथराइज नहीं करते हैं, ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग प्रोविजन जो उनको ब्रीच कर सकता है, तो इधर लीगल सिक्योरिटी रिस्क है, फाइनेंशियल रिस्क है, तो इसीलिए बिटकॉइन यूजर्स को हर बार RBI वार्निंग्स देती है। हमने बिटकॉइंस को डिटेल में पहले भी डिस्कस किया है, तो ये लिंक वीडियो के एंड पे दिया जाएगा, तो आप उसको देख सकते हैं। फिर अगला न्यूज आइटम है नॉर्थ ईस्ट में गेट सब्सिडाइज्ड कैपिटल। तो ये DIPP डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन के सेक्रेटरी वो कह रहे कि नॉर्थ ईस्ट के लिए सब्सिडाइज्ड कैपिटल मिले, उसके लिए हम एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी बन रहा है, और ऑलरेडी इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम्स है। तो ये डिफिकल्ट एरियाज, नॉर्थ ईस्ट एरियाज के लिए, तो मतलब डेवलपमेंट करना है तो कैपिटल चाहिए। कैपिटल के लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है, कहाँ से आए, तो उसके लिए इंटरेस्ट पे करना होता है, तो अगर इंटरेस्ट सब्सिडी दी जाए तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिड्यूस हो जाता है। तो ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी वो फ्रेम आउट कर रहे हैं, वो अनाउंस किया गया। फिर अगला वो बात कर रहे हैं इन्वेस्ट इंडिया के ऊपर भी, तो ये नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी, उन्होंने कहा है पिछले 1.5 साल में फॉरेन इन्वेस्टमेंट $70 बिलियन का यहाँ पे इंडिया में इंश्योर किया गया, उसमें से $3.1 बिलियन ऑलरेडी इन्वेस्ट किया गया कंट्री में, तो ये भी वो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। फिर अगला न्यूज आइटम है फुटेज ऑफ वाइल्ड थाई टाइगर कब्स स्पार्क्स होप। तो ये इंडो चाइनीज टाइगर पॉपुलेशन जो है वो थाईलैंड में और नेबरिंग म्यांमार में, ये जगहों पे ही फिलहाल है, तो ये ऑलमोस्ट वाइप आउट हो गया था पोचिंग की वजह से, तो अब ये फिर से यहाँ पे थोड़े टाइगर्स और 6 कब्स कैप्चर हुए कैमरा में, तो इससे फिर से हो पाई है कि इंडो चाइनीज टाइगर पॉपुलेशन इंक्रीज किया जा सकता है। ऑलरेडी ये एंडेंजर्ड, तो इंडो चाइनीज टाइगर है, बंगाल टाइगर, साइबेरियन टाइगर, ये 3 है, तो उसमें से ये इंडो चाइनीज टाइगर जनरली छोटे होते हैं, तो ये पहले एशिया में ऑल अराउंड होते मिलते थे, पर अब काफी कम हो गया इनका पॉपुलेशन। तो इसका रीजन यही है कि पोचिंग बहुत होता है, अग्रेसिव पोचिंग है, लॉ एनफोर्समेंट वीक है, इसीलिए पोचिंग भी इतना अग्रेसिव है, इतना प्रोमिनेंटली होता है। हैबिटेट लॉस भी हुआ है ऑफकोर्स डेवलपमेंट की वजह से, जो होता है कि इनका हैबिटेट कम हो जाता है, तो उस वजह से भी ये पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है। तो ये पोचिंग जो है मेजरली ये चाइना में काफी पॉपुलर है टाइगर के पार्ट्स, तो ये तावीज की तरह भी पहने जाते हैं, तालिस्मन्स की तरह, और ये ट्रेडिशनल मेडिसिन में भी चाइना में यूज होते हैं, तो इसीलिए इनका पोचिंग बहुत होता है, और ये अब एंडेंजर्ड हो गया है। और फिर ये लास्ट न्यूज आइटम है हाउ प्राइमेट्स गॉट देयर ब्रेन्स। तो ये एक स्टडी है जिसमें वो कह रहे हैं कि ब्रेन साइज जो है वो डाइट की वजह से कोरिलेटेड है। तो मतलब जो फोलिवर्स है, मतलब जो लीव्स खाते हैं, और फ्रूगिवर्स जो फ्रूट्स खाते हैं, और ऑमनिवर्स जो एनिमल प्रोटीन भी साथ में खाते हैं, मतलब लीव्स, फ्रूट्स, प्लांट सोर्स के अलावा एनिमल सोर्सेज भी कंज्यूम करते हैं, तो इनका ब्रेन साइज इस ऑर्डर में है। फ्लोरीवर्स का छोटा होता है, फ्लोरीफ्रूगिवर्स, पॉलीफ्रूगिवर्स जो है उनका थोड़ा बड़ा होता है, और ऑमनिवर्स का ब्रेन साइज काफी बड़ा होता है। तो ये एक स्टडी में उन्होंने कंक्लूड किया। तो यही है न्यूज आइटम्स। थैंक यू।